सबसे पहले बात आज के उस तस्वीर की जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 15 अगस्त जश्न आजादी का दिन, हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व भर देने वाला दिन, जो शान से तिरंगा लहराता है। घर हो, दुकान हो, सरकारी इमारत हो, धार्मिक इमारत हो, हर जगह तिरंगा शान से लोग लहराते हैं। लेकिन इसी देश के एक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कई मस्जिद ऐसी हैं जिन्हें तिरंगा फहराने से ऐतराज नजर आया। जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमारी टीम मध्य प्रदेश की उन्हीं मस्जिदों में पहुंची जहां पर लोगों को ऐतराज था। वहां जाकर सवाल किया गया कि देश की आजादी के महापर्व को जश्न के तौर पर मनाने में तिरंगा लहराने में ऐतराज क्यों आ सकती है। देखिए क्या जवाब आया। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंदिरों में तिरंगा फहराया गया, लेकिन मस्जिदों में तिरंगा लगाने से भाईजान ने दूरी बनाए रखी। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, ऐसे में मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने से परेशानी क्या है। क्या मध्य प्रदेश की मस्जिदों पर झंडा फहराया गया है या नहीं, मैं रियलिटी चेक करूं। चलिए। जी मीडिया की टीम इसका रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले सुल्तान जहां मस्जिद पहुंची, जहां ध्वजारोहण नहीं किया गया। इस पर जब मस्जिद में मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने से बचते नजर आए। यहाँ पे झंडा फहराते कि नहीं फहराते मस्जिद में? नहीं फिलहाल तो नहीं फहराते, मदरसों में फैलाते हैं। मदरसों में? हाँ। मस्जिद में कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो बोर्ड अगर ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर कराएंगे। ऑर्डर पूछ रहा हूँ क्या ये कुरान मतलब यहाँ क्या अल्लाह पाक की सबसे बड़ी कुरान रहती है इसलिए? हाँ, नहीं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या कुरान के अंदर है, अंदर नमाज कुरान सब होता है। मदरसों में फहराते हैं सिर्फ? हाँ। मस्जिद का प्रावधान नहीं है। मस्जिद में यहाँ फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिद के बाहर मौजूद एक मुस्लिम शख्स ने बताया कि उसने मस्जिद के ऊपर कभी तिरंगा फहराते हुए नहीं देखा। मस्जिद में क्या कब से आ रहे हैं नमाज अदा करने? 20-25 साल हो। कभी देखा ध्वजारोहण? हाँ, सामने यहाँ पे पाइप लगा हुआ था, झंडा चढ़ता। मस्जिद में अंदर नहीं, ऊपर बाहर लगता है, साइड में ऊपर का नहीं मालूम मुझे। अच्छा, ऊपर कभी नहीं देखा? ऊपर कभी नहीं। मस्जिद में तिरंगा नहीं फहराया गया, लेकिन भोपाल के मदरसा बोर्ड के दफ्तर में ध्वजारोहण हुआ और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने देशभक्ति का संदेश भी दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी को फ्लैग होस्टिंग, राष्ट्रगान, ये कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, हर नागरिक को यहाँ के करना चाहिए, क्योंकि अपन भारतीय हैं, अपन सबको एकजुट के अंदर रहना है और अपन को ये जो अपन को जो संविधान मिला है, इसके अंदर अपन को सबको एक मिलजुल कर काम करना चाहिए। मस्जिदों में तिरंगे से भले ही दूरी बनी हो, लेकिन भोपाल के मंदिरों में ध्वजारोहण हुआ। खाटू श्याम जी मंदिर में सनातनी झंडे के साथ आजादी के जश्न के मौके पर आन बान और शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मंदिर के ठीक ऊपर तिरंगा लगाया गया और राष्ट्रीय गान भी हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उदासीन अखाड़े के मंदिर में ध्वजारोहण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये दिखा रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग की तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश अखिल भारतीय संत समाज के जो कार्यकारी अध्यक्ष है अनिल आनंद महाराज, वो फ्लैग होस्टिंग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए और ये ध्वजारोहण की ये तस्वीर देख लीजिए। ये आन बान शान तिरंगा मंदिरों पर लहराता नजर आ रहा है। इस दौरान वहां मौजूद संतों ने भारत में एक विधान एक संविधान की बात करते हुए साफ किया कि जिसने आज के दिन तिरंगा नहीं लहराया वो देश का गद्दार है। जो लोग नहीं फहराते हो तो वो जिस देश की प्रेमी है उस देश चले जाएं, और जो पाकिस्तान के प्रेमी है, खासतौर से कुछ लोगों के बयान ऐसे आते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, लेकिन उनको हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। भोपाल में मस्जिदों की इस मनमानी पर संतों ने ऐतराज किया, इसे देश विरोधी करार दिया। हिंदुस्तान में आज हर जगह झंडा फहराया गया, बस नहीं फहराया गया तो सुल्तान जहां जैसी मस्जिदों में, भोपाल की मस्जिदों में हमें भारत का आन बान शान राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराता या फहराता नजर नहीं आया। मध्य प्रदेश के पन्ना से भी ऐसी खबर सामने आई जहां एक दरगाह पर आजादी के मौके पर ध्वजारोहण नहीं किया गया। जी मीडिया की टीम जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद दरगाह के लोग तिरंगा न फहराने पर जवाब नहीं दे पाए और जी मीडिया के पहुंचने के बाद दबाव में दोपहर के समय धार्मिक ध्वज निकालकर ध्वजारोहण किया।
भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे जो मस्जिद सदर हैं उनके कारण बस वो नहीं आ पाए, तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए, इसलिए हम लोग लेट हो गए फहराने में। लेकिन अपनी श्रद्धा तो हाँ, श्रद्धा पूरी रहती है स्वतंत्रता दिवस के लिए और हम लोग तिरंगा के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो ये देखा कि इसको कहते हैं कि थोड़ा सा देर आए पर दुरुस्त आए और झंडा वंदन यहाँ किया जा रहा है। और मैं इस बात को सौभाग्य मानूंगा कि इन सब ने ये बात कही कि उनके जो भाईजान हैं यहाँ पे बुजुर्ग हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हम आज कैमरे के सामने ही अपने झंडे को फहराएंगे। इस मौके पर वहां मौजूद मुस्लिम पक्ष ने देश के लिए अपना बलिदान की बात कही, लेकिन सवाल तो ये कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो ध्वजारोहण सुबह ही होना था वो आखिर सुबह क्यों नहीं हुआ, और जी मीडिया की टीम के पहुंचने के बाद दोपहर में तिरंगा क्यों फहराया गया। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में जहां एक तरफ मस्जिदों और मदरसों में आजादी के मौके पर ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं कहीं ऐसी जगह भी आई जहां किनारा किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अपील पर हर घर तिरंगा की अपील का असर दिखा और यूपी के शहरों में मस्जिदों के साथ मदरसों में भी ध्वजारोहण किया गया, आजादी का जश्न मनाया गया, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए गए। ये तस्वीरें उसकी गवाह भी हैं, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात का सबूत भी हैं, और यही तस्वीरें उन कट्टरपंथियों को सीख भी देती हैं जो धर्म के नाम पर राष्ट्रभक्ति से किनारा करने की कोशिश करते हैं। इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें। सीएम योगी के हर घर तिरंगा का असर यूपी के मदरसों और मस्जिदों में भी दिखाई दिया। आजादी के जश्न के मौके पर योगी के यूपी में मदरसों और मस्जिदों में ध्वजारोहण किया गया। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें लखनऊ, संभल, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, बरेली और अमेठी में मदरसों और मस्जिदों में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए ध्वजारोहण करने के साथ ही राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया गया। मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत भी गाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। लखनऊ में आजादी के जश्न के मौके पर मदरसों में ध्वजारोहण किया गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मदरसों के बच्चों को उन्होंने आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों के बारे में भी बताया। साथ ही इसमें शामिल हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिमों ने मिलकर जो योगदान दिया उसका जिक्र भी किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संभल के मदरसे से भी राष्ट्र प्रेम की तस्वीर सामने आई। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने मदरसे में ध्वजारोहण किया। वहीं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर उसे लहराते नजर आए। इस मौके पर देशभक्ति से जुड़े गीत भी गाए गए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। नेपाल सीमा से सटे यूपी के महाराजगंज में भी मदरसे में आजादी का जश्न मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। जमकर तालियां बजाई गईं और तिरंगे को सलामी दी गई। मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों ने राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। वहीं मुस्लिम छात्र छात्राओं के हाथ में तिरंगा और चेहरे पर देशभक्ति की भावना साफ नजर आ रही थी। देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और यहाँ पर इस मदरसे में सबसे पहले ध्वजारोहण हुआ है, उसके बाद अभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मुजफ्फरनगर के मदरसा महमूदिया सरवट में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मदरसे में ध्वजारोहण किया गया और इस मौके पर शिक्षकों के साथ वहां मुस्लिम छात्र भी मौजूद थे। वहीं मुस्लिम छात्रों ने गीत गाकर एकता का पैगाम दिया। ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान।
मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे हाथों में झंडा लिए देशभक्ति के तराने गा रहे हैं और देशभक्ति का अपना जो एक संदेश दे रहे हैं। इस मदरसे में आप तमाम मौलाना, मुफ्ती मौजूद है। जो बच्चे हैं, जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें देशभक्ति तराने गाकर एक देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले शिक्षकों ने इस मौके पर बच्चों को देशभक्ति का संदेश दिया। हमारे बड़े ने, हम अल्लाह के बाद सबसे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, वो ये कह गए थे कि हुब्बुल वतन रल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो चूंकि उनकी हम बात मानते हैं, इसलिए हमें अगर नहीं मोहब्बत करेंगे, अपनी नबी की नाफरमानी करेंगे। बरेली के मदरसे में भी आजादी का जश्न मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने इसे गर्व का पर्व बताया। हिंदुस्तान के परचम को लहराया और हमारी शान आन बान सब है, तो हमने बहुत ही प्यार से लहराया। वही मदरसे के छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर शहीदों को नमन किया। ये मदरसा है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही सुबह हुई, यहाँ पे जो है आजादी का जश्न मनाया गया। लोगों ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया, मदरसों के बच्चों ने गीत गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और ये ऐसा ही नहीं, बरेली में तमाम ऐसे मदरसे थे जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न को धूमधाम से मनाया गया। सीएम योगी का हर घर तिरंगा के संदेश का असर अमेठी में भी दिखाई दिया, जहां मस्जिदों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश दिया गया। यूपी के मदरसे और मस्जिद उन कट्टरपंथियों के लिए साफ संदेश है जो आजादी के मौके पर भी राष्ट्रीय ध्वजारोहण से किनारा करते हैं। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया तो सीएम योगी ने लखनऊ में तिरंगा लहराया, लेकिन दोनों जगहों पर पाकिस्तान पर जबरदस्त स्ट्राइक की गई। दोनों फारवर्ड नेताओं ने पाकिस्तान को उसकी जगह बताई और साफ तौर पर समझा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो तबाही की पूरी क्षमता भारत के पास है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को दुश्मनों ने महसूस किया है। ऑपरेशन सिंदूर से कराहते पाकिस्तान पर आज एक बार फिर से डबल अटैक हुआ। मेड इन इंडिया मिसाइल की मार से घायल जिन्नालैंड पर ताबड़तोड़ शब्दवार चले। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ पीएम मोदी थे तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी। हिंदुस्तान की आजादी के प्रतीक 15 अगस्त के मौके पर दोनों धाकड़ नेताओं ने मिलकर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। शहबाज और आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान के तमाम शेख चिल्लियों पर मोदी और योगी जमकर बरसे। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। पाकिस्तान पर पहला हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराने पहुंचे थे। इस मौके पर हिंदुस्तान की आन बान और शान को बढ़ाने वाले पल में MI-17 ने पुष्प वर्षा कर और यादगार बना दिया। वहीं लाल किले पर पाकिस्तान को धूल चटाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर भी नजर आए, जबकि सलामी बैंड में पहली बार अग्निवीर के जवान भी दिखे और अंत में 128 जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद पोडियम में पहुंचे पीएम मोदी ने एक एक कर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया।
आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। दिल्ली से पीएम मोदी ने अपने शब्दों से शहबाज और मुनीर को सकते में डाल दिया, तो लखनऊ में सीएम योगी ने मोर्चा संभालते हुए पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों के पसीने छुड़ा दिए। योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से मारे गए पाकिस्तान ने पहले तो अमेरिका से सीजफायर की गुहार लगाई और फिर शहबाज का प्यादा मुनीर वॉशिंगटन जाकर ट्रंप की गोद में बैठ गया। इसके बाद पड़ोसी मुल्क के सुर ऐसे बदले कि मिमियाती बिल्ली फिर से कागजी शेर बनने लगे। हमारे वीर मगर आजादी के 79वीं सालगिरह पर इंडियन टाइगर्स ने पाकिस्तानी जोकर्स तक दो टूक संदेश पहुंचा दिया कि अगर पहलगाम जैसी गलती दोबारा हुई तो न उन्हें ट्रंप बचा पाएंगे और न ही तुम्हारे न्यूक्लियर बम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने आज लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपलब्धियां बताई। संघ के 100 साल के इतिहास का जिक्र किया। राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान को सराहा, उसके योगदान को बताया। लेकिन विपक्ष पीएम की संघ पर कही बातों से सहमत नहीं। उन तर्कों की मुखालफत करते हुए विपक्ष हमलावर भी हुआ और संघ का जिक्र क्यों हुआ, इस बात पर ऐतराज भी जताया। लाल किले से सबसे लंबी 103 मिनट की स्पीच। पीएम ने देश के हर मुद्दे पर बोला, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कहा। साथ ही मोदी जिस संगठन और संस्कारों की मिट्टी से बनकर राष्ट्र के मुखिया बने, उसका भी जिक्र किया। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए, लिहाजा पीएम ने उसके मूल्य और योगदान के बारे में बताया। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। लेकिन विपक्ष को संघ के लिए पीएम के शब्द अच्छे नहीं लगे। समाजवादी अखिलेश धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर अपने एकाधिकार का दावा लेकर आए, तो कांग्रेसी इमरान मसूद आजादी के दौर के पन्ने पलटने लगे और समाजवादी अखिलेश बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता पर तंज कसने लगे। भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट रास्ता अपनाएंगे, लेकिन संघ का और उनके परिवार के लोगों का जो संघ परिवार है उसका रास्ता सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं है। ये मुंह से तो हैं स्वदेशी, लेकिन मन से नहीं, मन से विदेशी हैं। 52 साल तो तिरंगा ही नहीं फहराया, जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। इसको बैन सरदार पटेल ने किया था। आपने ऑपरेशन खत्म क्यों करा? आपने शुरू क्यों किया था, फिर खत्म क्यों कर दिया? या तो पीओके पे झंडा लहरा के आते। लाल किले से संघ के लिए अच्छी बातें कहना ना एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को रास आया और ना ही आरजेडी सांसद मनोज झा को। दोनों ने
आजादी में संघ की भूमिका पर सवाल खड़े किए। एक विशाल हृदय प्रधानमंत्री को हम ढूंढने में हर साल नाकामयाब होते हैं। आज के भाषण को आप सुनिए। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, इस देश की बुनियाद को नकार देना, पहले कुछ नहीं, पहले शून्य, सन्नाटा, अंधेरा, अब रोशनी। कौन सी रोशनी भाई? राजनेता की राजनीति पर उसके जिंदगी के सफर की छाप होती है। वही सफर उसे नेतृत्व करना सिखाता है, वही उसके फैसलों को दिशा देता है। लेकिन पीएम ने जिस संगठन के जरिए राष्ट्र नेतृत्व तक का सफर तय किया, उसका जिक्र विपक्ष को पसंद नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुलाकात आज होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, और इस मुलाकात से उम्मीद है, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है कि, और उस डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है जो पूरी दुनिया को टैरिफ के दम पर झुकाने की मंशा रखते हैं। दुनिया को उस पुतिन से भी उम्मीद है जो करीब 1300 दिनों से यूक्रेन के सामने चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, लगातार युद्ध में हैं। हालांकि इस जंग में रूस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन पलड़ा भारी अभी भी रूस का ही है। और इन सब के बीच आज अलास्का में ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है, जिसमें तय होने की संभावना है कि उस मुलाकात के बाद संधि होने की संभावना बेहतर होगी, जब सर्वनाश और आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस मीटिंग में टेंशन क्या है, और इस मीटिंग का भविष्य क्या है, और इस मीटिंग से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार क्यों है, सारी समीकरण इस रिपोर्ट में जरा देखिए। 7 घंटे बाद सुलह या सर्वनाश, ट्रंप का महाकाट, महायुद्ध रुकेगा या होगा हार्ड। मिलेंगे ट्रंप और पुतिन, जंग के अब कितने दिन। दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महाशक्तियों के सबसे शक्तिशाली नेता राउंड टेबल पर बैठकर उस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश शुरू करेंगे जो बीते करीब 1300 दिनों से पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण रण कब तक चलेगा? क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर सुलह के रास्ते निकाल लेंगे, या फिर इस मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि आज अलास्का में होने वाली इस मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है और मीटिंग का एजेंडा किसने तय किया है। मीटिंग का एजेंडा नंबर 1, रूस यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग का एजेंडा नंबर 2, ऐसा समझौता तैयार किया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों की ओर से रियायतें शामिल होंगी। मीटिंग का एजेंडा नंबर 3, ट्रंप पुतिन की बैठक से ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर रूस चाहता क्या है। मीटिंग का एजेंडा नंबर 4, हालांकि अलास्का की बैठक से पहले ही ट्रंप रूस के साथ माइंड गेम शुरू कर चुके हैं। मीटिंग का एजेंडा नंबर 5, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन में शांति नहीं लौटी तो रूस के लिए बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये तो हुई उस एजेंडे की बात जो ट्रंप और पुतिन की बैठक में चर्चा के केंद्र बिंदु रहेंगे, लेकिन अब हम आपको वो अहम जानकारी भी देंगे जिसके बारे में अब तक कोई अहम बात नहीं हुई है। वो ये है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब रूस का पलड़ा ही भारी रहा है। हालांकि पश्चिमी देश इसे स्वीकार करने से पीछे हट रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और हकीकत बयां कर रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस का हमला, यूक्रेन के क्रीमिया और लुहांस्क पर रूसी कब्जा, डोनेट्स्क और ज़पोरिजिया पर रूसी नियंत्रण, खेरसोन और खार्किव सूमी पर रूस का कंट्रोल, माइकोलाइव और निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस का कब्जा, यूक्रेन के करीब 19% जमीन पर रूस का नियंत्रण। जाहिर है यूक्रेन के सामने रूस महाशक्ति बनकर डटा हुआ है। रूस ने युद्ध के पहले ही दिन साफ कर दिया था कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन को नाटो देश का हिस्सा नहीं बनने देगा। इसके बावजूद पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली बने ज़ेलेंस्की ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आज पूरे का पूरा यूक्रेन तबाही के दर्द से कर्रा रहा है। वहीं रूस ने ट्रंप से मुलाकात से पहले अपनी शर्तों का इजहार भी कर दिया है। नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़े यूक्रेन, रूस को पूरी तरह सौंपा जाएगा डोनबास सौंपेंगे पर सुमी खार्किव लौटा सकता है रूस। डोनबास सौंपेंगे पर ज़पोरिजिया में रूस रोकेगा बढ़त। डोनबास सौंपेंगे पर खेरसोन में रुकेगी रूसी बढ़त। पश्चिमी देशों की ओर से लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। शांति वार्ता से अमेरिका और रूस संबंध बेहतर बनेंगे।
जाहिर है रूस अपनी शर्तों को प्रमुखता से ट्रंप के सामने रखेंगे और ट्रंप भी माइंड गेम के जरिए पुतिन को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलास्का की बैठक सफल होगी या नहीं, इस पर ट्रंप पहले ही संदेह जता चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि आज होने वाली बैठक से अगली बैठक की तारीख तय होगी और जल्द से जल्द युद्ध की समाप्ति का रास्ता भी तैयार हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने बैठक से पहले एक धमकीनुमा बयान जारी करके अपना कार्ड चला है। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस जल्द ही यूक्रेन के साथ युद्ध विराम नहीं करेगा तो उससे युद्ध के गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। बहरहाल चंद घंटे शेष हैं और मीटिंग भी विशेष है, लिहाजा आने वाले दिनों में क्या होगा ये तय होने वाला है और इस बैठक से भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को ट्रंप और पुतिन पूरा कर पाएंगे ये भी अलास्का में आज तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम अक्सर सुनते हैं, बातें करते हैं कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में पिछले 36 घंटे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात को मिथक बता रही हैं। वहां पर कुदरत की ऐसी तबाही मची कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वहां पर बादल फटा, श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, कई दुकानें सब तबाह हो गई और जाने कितनी जिंदगियां अभी भी वहां मलबे में दबी हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जहां जिंदगी की तलाश जारी है। सेना से लेकर एनडीआरएफ के जवान तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 36 घंटे पहले आई तबाही के बाद अभी क्या हालात हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए जरा। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर कुदरत ने जबरदस्त कहर बरपाया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से ऐसी तबाही आई है कि इंसानी बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। खूबसूरत वादियों के बीच बने मचेल माता मंदिर के पास आपदा आए करीब 30 घंटे हो चुके हैं, मगर यहाँ कितनी तबाही मची है अभी तक इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। चुनौतियां कई सारी हैं क्योंकि लगातार मौसम जो है वो कभी बारिश हो रही है, कभी जो है वो धूप चढ़ रही है। इसके अलावा अभी भी जो लोग लापता हैं या फिर जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। पहाड़ों पर बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते और यहाँ का चसौती गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए, जबकि सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। तबाही के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि मचेल मंदिर के पास बादल फटने से कितनी बड़ी आपदा आई है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बादल फटने के ठीक बाद का है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बादल फटने से सैलाब आया और अपने साथ कई लोगों को बहा ले गया, जबकि कई जिंदगियां मलबे में फंस गईं। हालांकि सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही है, मगर मलबा काफी मात्रा में है। ऊपर से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ रहा है। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकाल सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए सेना ने लकड़ी का टेम्परेरी पुल बनाया और इसी रास्ते से यहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। ये पूरा इलाका जो है, छोटा सा एक दरिया यहाँ पर था, पर कल जिस तरह से बादल फटा उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो बह गया। और यहाँ पर एक पुल था जो लकड़ी का पुल, जो पूरी तरह से अब दिख भी नहीं रहा है, पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और फिलहाल के लिए रास्ता बनाने का काम जो है वो यहाँ पर जेसीबी मशीनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पर चुनौतियाँ कई सारी हैं क्योंकि लगातार मौसम जो है वो कभी बारिश हो रही है, कभी जो है वो धूप चढ़ रही है। कई सारी चुनौतियों के बीच यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग अभी फिलहाल के लिए दरबार में थे या आधे रास्ते में कहीं फंसे हुए थे उन्हें यहाँ पर निकाला जा सके। उसी बीच अभी भी जो लोग लापता हैं या फिर जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। इस आपदा में अब तक 60 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ये आई थिंक सीएसएफ उन्हीं का है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब भी कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। मैं अपने तरफ से, हुकूमत के तरफ से उन तमाम घरों को और किश्तवाड़ के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत के तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत होगी उसमें कोई कमी जो है वो पेशरफ्त नहीं होगी।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस आपदा के शिकार लोगों के लिए दुआओं का दौर जारी है। लापता लोगों की सलामती की दुआएं भी की जा रही है। किश्तवाड़ से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किश्तवाड़ में तबाही के बाद तस्वीरें जो गवाही दे रही उसे आप देखेंगे तो अंदाजा आपको लग पाएगा कि वहां पर भयावहता क्या थी। जिस वक्त वहां पर बादल फटा वहां का मंजर क्या, लेकिन एक खौफनाक तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखी, उनको महसूस की, उनको झेला। उनके कई ऐसे परिवार हैं जिनके अपने अभी भी सैलाब में बिछड़े हैं, जो शायद उनको मिल नहीं पा रहे, जिनके बारे में सूचनाएं उनको नहीं है। इन लोगों ने तबाही का वो मंजर देखा जो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे ताउम्र वो। मेरे पति मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, वो नहीं मिल रहे। कुछ पता नहीं चला, मिले ही नहीं, कुछ पता नहीं चला। अचानक जो भी हुआ सब अचानक हो गया। आंखों में आंसू, अपनों को खो देने का दर्द और ताउम्र ना भरने वाला जख्म। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस सैलाबी आपदा में खो गए। ये लोग पूरे परिवार के साथ मचैल माता के दरबार में अपनों की सलामती के लिए दुआ मांगने आए थे, लेकिन कुदरत ने इनकी किस्मत के साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ों से आया ये मलबा ठीक सुनामी की तर्ज पर अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। रास्ते में जो भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। सैलाबी आपदा में किसी का बेटा खो गया तो किसी का हंसता खेलता परिवार चंद सेकंड में तबाह हो गया। माता जी, आप कहाँ थे उस समय? आपकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं। पीछे थी मैं, मेरे पति मेरे बच्चे खाना खा रहे थे, वो नहीं मिल रहे। मेरे बच्चे नहीं पता चला। कौन था आपका? जीजा था, भांजी थी, भांजा था, कोई पता नहीं चला। बस 10 मिनट का फर्क पड़ा। मैं पीछे वो आगे थे? वो आगे थे, लंगर खा रहे थे इधर। हाँ। कोई पता नहीं चला, मिले ही नहीं। इन तस्वीरों को देखने की हर किसी में हिम्मत नहीं है। इसके लिए आपको पत्थर का दिल होना पड़ेगा। एक आम इंसान अपने दिल पर हाथ रखे बिना इन भयावह तस्वीरों को देखने का हौसला नहीं दिखा सकता। मलबे में कई शव खून से सने थे, फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, लेके टूटी पसलियां और अंग बिखरे पड़े थे।